हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ प्लस इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो होंगे इससे रिलेटेड वो सब हम करने वाले हैं। तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अपने नोटबुक में इनके नोट ज़रूर बना लीजिएगा। चलते हैं, साथ साथ हम लेंगे एनसीईआरटी को भी और उससे रिलेटेड रिएक्शंस को भी हम साथ साथ लेकर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर की जो सबसे पहली एक्टिविटी है फिगर 1.1 में आप देख सकते हो, ये है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप कर लें। और फिर साथ ही साथ हम देखेंगे रिएक्शन जो होगी एक्टिविटी 1.2 में। तो यहाँ पे एक्टिविटी जो 1.2 है इसमें आप देख सकते हो कि लेड नाइट्रेट हमें चाहिए। लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लिया गया और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को डाला गया है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, तो इसकी रिएक्शन लिखेंगे PB, यानी कि लेड नाइट्रेट हमें चाहिए तो PbNO3 ट्वाइस। चिंता मत कीजिए, मैं ये सारे रिएक्शन जो हैं वो आपको एक ही पेज पर बाइंड करके लास्ट में ऐड कर दूँगी वीडियो में। NO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड हमको चाहिए और इस रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो होगा लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे और यहाँ पर जो ये वाला जो कंपाउंड है ये येलो कलर का होगा और इनसोल्युबल इन वाटर होगा। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इनसोल्युबल इन वाटर। ओके, ये नोट डाउन कर लेंगे। आगे आती है एक्टिविटी 1.3। तो ये है हमारी एक्टिविटी 1.3। इसमें है जिंक ग्रैनुल्स। जिंक ग्रैनुल्स को लिया गया कॉनिकल फ्लास्क में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और या सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला जा सकता है। इसको हैंडल करना है केयर से, क्योंकि इसके अंदर हम एसिड यूज़ कर रहे हैं। HCl और सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसके लिए रिएक्शन क्या रहेगी, जिंक प्लस HCl, क्योंकि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो हमें मिलेगा जिंक क्लोराइड। और साथ ही साथ होगी H2 गैस जो कि पॉप साउंड के साथ आती है। तो गैस विद पॉप साउंड इज हाइड्रोजन गैस। इसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुल्स। तो यहाँ पर इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, तो इसके लिए आप लिख लेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सारे आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी 1.4 के लिए। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी दिखाई गई है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन एंड डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो रिएक्शन यहाँ पर हमें दी हुई है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम को हमने लिया, वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश की, तो यहाँ मिलेगा हमें स्लेक्ट लाइम, जिसका फॉर्मूला होगा CaOH होल ट्वाइस। ये स्लेक्ट लाइम होगा और यहाँ हीट रिलीज होगी। तो क्विक लाइम टू स्लेक्ट लाइम का क्या रिएक्शन है वो भी आप इस रिएक्शन से समझ सकते हो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.5 और इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को लिया गया है और इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब यहाँ फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनका कलर है, उनका कैसा कलर होगा, बाद में हीटिंग के बाद कैसा कलर है, तो ये बात करनी है। तो इसमें देखिए ज़रा रिएक्शन को, ये रही रिएक्शन। इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाया गया है पिक्चर में, तो आप समझ सकते हैं कि जो फेरस क्रिस्टल्स हैं उनको, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उसको टेस्ट ट्यूब में डाला गया है, बॉइलिंग ट्यूब में डाला गया है और उसे फिर हीट किया गया है। ठीक है, रिएक्शन साथ के साथ आप यहीं पर देख लीजिए। ये रही हमारी रिएक्शन। तो आप देख सकते हो कि जो FeSO4 है यानी कि फेरस सल्फेट है उसको हीट किया गया तो हमें प्राप्त हुआ फेरिक ऑक्साइड एंड SO2 एंड SO3, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड तो मिलना ही था क्योंकि सल्फेट ग्रुप है यहाँ पर। तो फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड तक का सफ़र। अब हुआ क्या कि जो फेरस सल्फेट था वो कैसे कलर का है बच्चों, वो ग्रीन कलर का है। ओके, और जो फेरिक ऑक्साइड है वो ब्राउनिश कलर का होता है। यानी कि जो ये ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, उसके बाद जब हम इसे हीट करते हैं तो ये एक वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, वाइट कलर ले लेता है और उसके बाद फिर से ये ब्राउनिश कलर में आ जाता है जो कि है फेरिक ऑक्साइड। साथ ही साथ SO2 एंड SO3 ये गैसेस रिलीज हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों वो है 1.6 एक्टिविटी में। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर और बॉइलिंग ट्यूब को पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़कर, यानी कि फुल जो है सेफ्टी के साथ इसको हमने हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द चेंज इफ एनी। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो यहाँ आप देख सकते हो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इससे रिलेटेड जो रिएक्शन है वो आपका ये रहा, आप इससे समझ सकते हैं
कि जो लेड नाइट्रेट है उसको जब हीट किया गया तो हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेज रिलीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ब्राउन फ्यूम्स रिलीज़ होते हैं, इसको आप लिख लेंगे जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर। कई बार पूछा जाता है क्या आपने ऑब्जर्व किया, तो ब्राउन फ्यूम्स जो है वो, और ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती हैं, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की यहाँ नज़र आएंगी आपको। उसके बाद हम चलेंगे 1.8 एक्टिविटी जो कि यहाँ दे रखी है, और इस एक्टिविटी को हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि सिल्वर क्लोराइड एक चाइना डिश में लिया है। चाइना डिश क्या होती है, वो चाइना से डिश आई नहीं हुई है, वो चाइना डिश है जो कि हम इसको काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए। व्हाट इज़ इट कलर, इसका कलर कैसा है। उसके बाद प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व द कलर दैट सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो आपको याद आई क्या होगा, ये फोटोलिटिक रिएक्शन है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को हमने लिया और सनलाइट में इसका जो कलर था वो चेंज हो जाता है और हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, सिल्वर एंड क्लोराइड अलग अलग। यानी कि क्लोरीन जो है वो गैस के रूप में निकल जाता है और ये सिल्वर जो है वो सॉलिड के रूप में यहीं रह जाता है, लेकिन कलर इसमें ज़रूर चेंज होगा। यहाँ सिल्वर क्लोराइड था, अब सिर्फ सिल्वर बन गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ इसका जो कलर चेंजिंग है वो कैसे होगा, ये वाइट था पहले और ये अब हो जाएगा ग्रे, तो ये इसमें चेंजिंग आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.9 के लिए। एक्टिविटी 1.9 यहाँ पर गिवन है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हुआ क्या है कि आयरन नेल्स को डिप किया गया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। आयरन नेल्स आप देख रहे होगे, आयरन नेल्स को, ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ब्लू कलर का सोल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें आयरन नेल्स को डिप किया गया है। क्या होगा इनका, यही बताना है। इससे रिलेटेड रिएक्शन भी आप देख सकते हो कि जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, आयरन सल्फेट मिलता है और साथ ही साथ फिर हमें कॉपर अलग से मिलता है। ये जो कॉपर है ये कहाँ है, ये फेरस सल्फेट तो हमारा सोल्यूशन हो गया। तो इसकी वजह से ये क्या हुआ कि जो सोल्यूशन था उसका भी कलर जो है वो चेंज हो जाता है। कि कैसे कलर चेंज हो जाता है, पहले इसका कलर ब्लू था, कॉपर सल्फेट की वजह से इसका कलर ब्लू था, और जब फेरस सल्फेट बनता है तो इसका कलर जाता है लाइट ग्रीन कलर का। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एक और महा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है यहीं पर एक्टिविटी 1.10 में। एक्टिविटी 1, तो इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज़ किया गया है। ठीक है, सोडियम सल्फेट लिया गया और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया और अनदर टेस्ट ट्यूब में 3 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया। इन दोनों सोल्यूशंस को मिक्स किया और आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो यहाँ आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। ठीक है, अब जो रिएक्शन होने हैं उसमें क्या है कि जो सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ जब मिक्स किया गया तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ पर SO4 जो है वो बेरियम के साथ आ जाता है और जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ चला जाता है। सोडियम के साथ जैसे ही क्लोरीन आएगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोल देते हैं, और BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि इसमें भी डिस्प्लेस हुआ और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। अब हम आ गए हैं NCERT चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो सबसे पहले आप देखोगे ये वाली एक्टिविटी 2.3, और इस एक्टिविटी में बहुत इजी सी है क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि जो एसिड है जब मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि जिंक ग्रैनुअल्स को डाला गया सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और जब उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई तो उसकी टेस्टिंग यहाँ पर की गई है। जब हम बर्निंग कैंडल को, ये जो गैस यहाँ से रिलीज़ हो रही थी, फ्यूम्स दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर बर्निंग कैंडल को लेकर जाया गया तो वहाँ पॉप साउंड के साथ में हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, पॉप साउंड देती है। ठीक है, तो इससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग हो गई। उसके बाद जो रिएक्शन है 2.5, एक्टिविटी 2.5 से, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 टेस्ट ट्यूब लिए गए A एंड B, और उसमें 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाला गया यानी कि Na2CO3 ट्यूब A के अंदर, और इतना ही दूसरी ट्यूब के अंदर, ट्यूब B में हमने डाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों में क्या फ़र्क है कि एक होता है Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हो गया। अब इसको दोनों में क्या करना है, हमने अब डाइल्यूट HCl डालना है और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वो बताना है। ये दोनों रिएक्शंस यहाँ पर आपको दी गई हैं ट्यूब A एंड ट्यूब B की। तो यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन NaCl यानी कि सॉल्ट देता है, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी HCl के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है,
उसके बाद एक और रिएक्शन दी हुई है CaOH होल ट्वाइस, यानी कि लाइम वाटर को जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और वाटर के अंदर ये प्रेसिपिटेट नज़र आता है। उसके बाद इस चैप्टर से कोई खास जो है रिएक्शंस मुझे नज़र नहीं आए, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, अपने पास नोट्स बना के रखें, रोज़ाना एक बार ज़रूर अपनी बुकलेट को पढ़ लें। एक रिएक्शन और है जो नेक्स्ट चैप्टर से है, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर से एक रिएक्शन होगी, पेज नंबर 43 पर आ जाइए, सीधा हम 43 पर पहुंच जाते हैं, ये रही। तो ये जो रिएक्शन है ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी समझ आएगा कि एक्टिविटी है 3.12, और इस एक्टिविटी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब्स को लिया गया है। तो अगर कलर से आप पहचान पाओ तो ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और इसके अंदर आयरन नेल को डिप किया गया है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है और कॉपर के वायर को यहाँ पर डिप किया गया है। दोनों ही केस में क्या रिएक्शंस रहेंगे उसको हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ आपको एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन दी गई है कि मेटल ए सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी में डाली गई, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए मिलता है हमें और मेटल बी मिलता है, यानी कि यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, पहले मेटल था, उसके बाद इसका सॉल्ट सोल्यूशन मिल गया, पहले सॉल्ट सोल्यूशन था, अब हमें मेटल मिल गया, तो ये आ गया। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले लेंगे इसका, तो रिएक्शन क्या रहेगी, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है हमारा केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 के लिए क्या रिएक्शन रहेगा, यहाँ हमारे पास है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिख लीजिए CuSO4, और आयरन नेल्स को डिप किया गया, आयरन हमने सीधा सीधा यूज़ किया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फेरस सल्फेट मिलेगा हमें, और साथ ही साथ कॉपर जो है वो अलग से मेटल मिल जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड केस में। जब सेकंड केस की बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है कॉपर, यानी कि कॉपर का वायर हमने यूज़ किया है, ये हमारा सेकंड केस ले लेते हैं। सोल्यूशन कौन सा यूज़ किया है, सोल्यूशन है बच्चों FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट का सोल्यूशन, और कॉपर वायर को हमने एज इट इज़ यूज़ किया है। तो क्या ये रिएक्शन होगा, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। आप यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन। क्यों है ऐसा हम कैसे जान पाए, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है, जो कि आपके लिए राज नहीं है, क्योंकि आप अभी तक रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न कर चुके हैं। इसी रिएक्शन के नीचे यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ को दिया गया है, तो आप देख लीजिए आयरन कहाँ है, ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आते हैं। नीचे जो है सबसे गोल्ड है, तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, और सबसे ऊपर जो है पोटेशियम, यानी कि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो जब आयरन जो है इसके बाद कॉपर आ रहा है इस सीरीज़ में, तो इसका मतलब क्या है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा, और जो कम रिएक्टिव है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से जो ये वाली रिएक्शन थी हमारी, इसके अंदर इस वाली रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसमें आपके इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को मैंने यूज़ किया, आपको शो किया है, जो आपके NCERT बुक से हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, और एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, उस पर कौन कौन से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड बन सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें अपना आज ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं।